Hello students. Well, in the chapter Income from Salary, our main concern is to calculate taxable salary. ठीक है? So हमारा फाइनल आंसर जो होता है वो होता है टैक्सेबल सैलरी कितना होगा. इसका मतलब है कि टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा. हमारा कंसर्न ये नहीं है कि टैक्स कितना लगेगा. हमारा कंसर्न है कि टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी. तो उसके लिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होगा. तो सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे ग्रॉस सैलरी. और ग्रॉस सैलरी में ऐड होने वाले कंपोनेंट्स को हमने डिटेल्स में इंडिविजुअल वीडियोस में डिस्कस किया है, जैसे बेसिक सैलरी, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. ये सब पे हमने इंडिविजुअल वीडियोस में ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होने वाले सारे कंपोनेंट्स और उसके प्रोविजंस को सीख लिया है. सो स्टेप ए इज कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिडक्शंस, और ये डिडक्शंस ग्रॉस सैलरी से रिड्यूस करते हैं. तो हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज टैक्सेबल सैलरी. वी आर एबल टू कंप्यूट दैट. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना सीखना है, ग्रॉस सैलरी. तो आप यहाँ ब्रैकेट में देख सकते हैं फॉर वर्किंग एम्प्लॉयज लिखा हुआ है. ये फॉर वर्किंग एम्प्लॉयज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे सपोज रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है. तो वो एक अलग सेक्शन है जो इस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे. तो आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन पिकअप करेंगे, टेकअप करेंगे, उसमें हम वर्किंग एम्प्लॉय का ही केस कवर करेंगे. ठीक है, तो वर्किंग एम्प्लॉय के लिए सबसे पहले अगर आपको टैक्सेबल सैलरी तक पहुंचना है तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले सारे उन आइटम्स को लिस्ट कर देना है जो यहाँ पे यू कैन सी. स्टेप 1, सबसे पहले यूल राइट बेसिक सैलरी. अगर कोई बोनस है, कमीशन है, फी है जो एम्प्लॉय रिसीव कर रहा है. उसके बाद स्टेप 2 में यू विल बी राइटिंग वन बाय वन ऑल द टैक्सेबल अलाउंसेस. जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस हैं उनको पूरी तरीके से ग्रॉस सैलरी में शामिल किया जाएगा. इसीलिए उसे कहा गया है टैक्सेबल. टैक्सेबल का मतलब है कि उस पूरे वैल्यू पे टैक्स लगेगा. तो टैक्सेबल अलाउंसेस में जैसे डीए होता है आपका, डियरनेस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सब का फुल अमाउंट हम इंक्लूड कर देंगे ग्रॉस सैलरी में. लेकिन कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिनका फुल वैल्यू इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस होते हैं. उनका कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होता है एंड कुछ पार्ट टैक्सेबल, जैसे कि एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस. तो उसके टैक्सेबल पार्ट को ही हम ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे. फिर हमने प्रोविडेंट फंड पे भी एक वीडियो में सीखा था कि प्रोविडेंट फंड में जो आरपीएफ होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, याद रखना, अगर क्वेश्चन में दिया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, आरपीएफ, और उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं. लेकिन हमें टैक्सेबल क्या करना है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को टैक्सेबल करना है, वो भी इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी. इसका मतलब है अगर वो 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो हम जो एक्सेस है 2% उसे ही ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे. फिर ग्रॉस सैलरी में अगला कंपोनेंट जो ऐड होगा वो होगा इंटरेस्ट. लेकिन इंटरेस्ट जो मिलेगा आरपीएफ पे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे, वो एक्सीडिंग 9.5%, मतलब अगर 9.5% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, वो इंक्लूड नहीं होगा. अगर 10% है तो 0.5% शामिल होगा. तो इस तरीके से 9.5% से जितना एक्स्ट्रा होगा, जितना एक्सीड करेगा इंटरेस्ट, उसे ही हम ऐड करेंगे. फिर हमने परक्विजिट्स को भी देखा था. तो परक्विजिट्स के वैल्यू को हम लोग निकालेंगे और हर परक्विजिट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद, प्रोविजंस के हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद, उसे हम सैलरी इनकम में ऐड करेंगे. और हमें ध्यान रखना है कि कुछ परक्विजिट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होते हैं. तो हमें देखना होगा कि हमारे क्वेश्चन में जो एम्प्लॉय है वो स्पेसिफाइड है या नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है. उसके बाद
प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी भी मैंने बताया था कि वो भी ग्रॉस सैलरी में ही ऐड होता है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब हो गया जो इन एडिशन टू सैलरी एम्प्लॉय रिसीव करता है। सपोज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में हमने सीखा था जैसे टर्मिनल कॉम्पनसेशन कि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो एक कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देता है, तो वो होता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो उसे भी हम लिस्ट कर देंगे। उसके बाद स्टेप 1 से लेके स्टेप 7 तक हमने जितने भी कंपोनेंट्स को लिस्ट किया है, स्टेप 8 में हम उन सभी को ऐड कर देंगे और जो भी हमारा टोटल अमाउंट होगा उसे हम ग्रॉस सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय मान लेंगे। तो ये जो ग्रॉस सैलरी है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें निकालना होता है टैक्सेबल सैलरी। तो टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए हमें ग्रॉस सैलरी में से ही डिडक्शंस को लेस करना होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे कि कौन कौन से डिडक्शंस हम करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में जो टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं उसमें कौन कौन से डिडक्शंस दिए जाते हैं। दैट इज अंडर सेक्शन 16 जो डिडक्शंस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। वेल स्टूडेंट्स, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी वो हम कैसे करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में हमने डिडक्शंस को स्टडी करना है। डिडक्शंस का सेक्शन कौन सा है? इट इज स्टडीड अंडर सेक्शन 16। ठीक है, आप याद रखेंगे डिडक्शंस का सेक्शन क्या है? सेक्शन 16। और कितने डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? तो देयर आर 3 डिडक्शंस। ठीक है, तो ये 3 डिडक्शंस हम करेंगे किसमें से? फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। तो जब ग्रॉस सैलरी में से ये जो 3 डिडक्शंस अभी हम पढ़ेंगे आप उसे रिड्यूस करेंगे, ग्रॉस सैलरी को से अगर डिडक्शंस को लेस करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा टैक्सेबल सैलरी ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये डिडक्शंस 3 हैं। इस स्लाइड में 2 डिडक्शंस हैं एंड नेक्स्ट स्लाइड में द थर्ड वन विल बी डिस्कसिंग। सो व्हाट इज द फर्स्ट डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, और सेकेंड डिडक्शन है डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड जो थर्ड डिडक्शन है वो है डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स जिसे प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर कोई सैलरीड पर्सन भी है और अगर वो इनकम कमाने जाता है तो उसके कुछ खर्च भी होते होंगे, तो एक नोशनल अमाउंट स्टैंडर्ड डिडक्शन हम दे देते हैं। और ध्यान रखना है कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इट इज फॉर ऑल एम्प्लॉइज, इट इज फॉर ऑल एम्प्लॉयज। यूल एड दिस टू योर नोट्स कि ये ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे मिलेगा या प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो उसे नहीं मिलेगा या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में काम करता है तो मिलेगा। इट इज फॉर ऑल एम्प्लॉयज, इसके लिए आपको कोई रूल नहीं देखना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो इट इज अवेलेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो सबसे पहले। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्वांटिटी क्या होगा, क्वांटम क्या होगा, कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? तो द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अमाउंट, आपको 2 अमाउंट देखना है और उन दोनों में से जो लीस्ट है उसे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल देंगे, डिडक्ट कर देंगे। सो सपोज अगर आप असेसमेंट ईयर 2019-20 पे क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट जो है वो रहेगा 40,000। ठीक है, या एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी, इनमें से जो भी लेस होगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। तो ये जो 40,000 है इट इज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 और असेसमेंट ईयर अगर 2020-21 को अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000। ठीक है, सो यूल रिमेंबर व्हाट इज द फर्स्ट डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है। और इसमें जब क्वांटम की बात है तो असेसमेंट ईयर आपको ध्यान देना है 2019-20 में इट वाज 40,000 एंड 2020-21 जो असेसमेंट ईयर है इसमें ये जो लिमिट है इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50,000। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी सपोज है अगर हम असेसमेंट ईयर 2019-20 ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी है सपोज 50,000, ठीक है, और असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए लिमिट कितना है? 40,000। तो ये जो 40,000 है ये हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा क्योंकि इन दोनों में से कम कौन सा है? 50,000 और 40,000 में कम कौन सा है? 40,000।
ठीक है, ओके। लेकिन असेसमेंट ईयर ध्यान देना है कि अगर 2021 है तो उस केस में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो कितना है, 50,000। नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इसका डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किसे मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने ऑलरेडी लेक्चर 4 में डिटेल्स में कवर किया था, जब हम अलाउंसेस को स्टडी कर रहे थे तो हमने एंटरटेनमेंट अलाउंस को भी स्टडी किया था। लेकिन क्योंकि अभी डिडक्शंस हम पढ़ रहे हैं तो मैं वापस से आपको बता दूं कि एंटरटेनमेंट अलाउंस सबसे पहले इसका जो पूरा अमाउंट है, इसका जो पूरा अमाउंट है उसे हम ऐड करेंगे किसमें, ग्रॉस सैलरी में। ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो पूरा अमाउंट है उसे किसमें ऐड करेंगे हम, ग्रॉस सैलरी में। और उसके बाद जब ग्रॉस सैलरी हम निकाले तो जब डिडक्शंस हम देंगे तो ये जो डिडक्शन का अमाउंट होगा वो इस रूल के हिसाब से निकाला जाएगा। तो रिडक्शन का अमाउंट इसमें भी क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या क्या पैरामीटर्स है, सबसे पहले कि जो आप एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए अमाउंट जो रिसीव कर रहे हो वो, या 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी मतलब 20% ऑफ बेसिक सैलरी, या 5,000 रुपया। इन तीनों में से जो लीस्ट होगा, इन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा वो होगा डिडक्शन इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने दो डिडक्शंस के बारे में पढ़ा कि पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है कि वो ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज के लिए है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट डिडक्शन बचा है वो है एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जिसे प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। So moving on to the last deduction, that is deduction of employment tax. सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि employment tax को प्रोफेशनल टैक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले we'll study this underlined part. According to the Constitution of India, professional tax more than rupees 2500 cannot be levied on the employee. तो ये टैक्स किस पर लगाया जाता है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, तो इसे एम्प्लॉय के ऊपर लेवी किया जाता है। तो ये अमाउंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि ये अमाउंट जो है वो 2500 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 2500 रुपए से ज्यादा पे कर दिया गया है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स मोर देन रुपीज 2500 हैज बीन पेड, तो वैसे केस में जो पूरा अमाउंट पे किया गया है वो पूरा अमाउंट जो है वो एज डिडक्शन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है, तो हम तो इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जो डिडक्शन है दैट इज ऑन एक्चुअल अमाउंट जो भी पे कर रहा है एम्प्लॉई। ठीक है, सो इफ इन द क्वेश्चन यू फाइंड मोर देन रुपीज 2500 हैज बीन पेड एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तो आप पूरे अमाउंट का डिडक्शन देंगे। सो व्हाट इज द रूल, एक्चुअल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी गिवन एज डिडक्शन। ठीक है, तो ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पहले कवर कर लिया, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स को और क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन इसमें ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर ये ड्यू है और नॉट पेड है, ठीक है, तो इसे ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इट इज ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड, अगर वो एक्चुअल में उसका पेमेंट कर देता है एम्प्लॉई तो ही इसे ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, सो लेट अस डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग नाउ। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोफेशनल टैक्स, और ये ग्रॉस सैलरी से इस अमाउंट को डिडक्ट किया जाता है जो अमाउंट एक्चुअली पेड है। लेकिन अगर अमाउंट ड्यू है एम्प्लॉयमेंट टैक्स का और पेड नहीं है, इफ इट इज नॉट पेड, तो वैसे केस में हम उसे ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट नहीं करेंगे। और एक और बात कि अगर ये एम्प्लॉयमेंट टैक्स हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर, अभी तक हमने जो देखा वो क्या था कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स कौन पे कर रहा था, एम्प्लॉय।
ठीक है, इट इज लेवीड ऑन दी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय पे कर रहा है तो उसका रिडक्शन मिल जा रहा था। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स हैज बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट टैक्स एम्प्लॉयर पे कर दे रहा है, तो ये तो एम्प्लॉयर के साइड से पे किया जा रहा है, तो इसे पहले हम सैलरी इनकम में ऐड करेंगे, पहले ग्रॉस सैलरी में हम इस अमाउंट को ऐड करेंगे और तब इसे डिडक्शन देंगे। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर है या पेड बाय द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तब तो उसे ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय ही खुद से कंट्रीब्यूट कर रहा है, खुद से उसका पेमेंट कर रहा है, तो वो तो ग्रॉस सैलरी में ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे कर दे रहा है तो पहले उसे हम एम्प्लॉयमेंट टैक्स के अमाउंट को ग्रॉस सैलरी में ऐड करेंगे और तब जो एक्चुअल अमाउंट पेड होगा वो उसका डिडक्शन हम दे देंगे। तो हमने देखा कि डिडक्शंस जो है वो 3 है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड लास्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जिसे प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं। और आपको ये ध्यान देना है उसका जो अमाउंट है प्रोफेशनल टैक्स का, एम्प्लॉयमेंट टैक्स का जो अमाउंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि ये 2500 रुपए से ज्यादा लेवी नहीं किया जा सकता है एम्प्लॉय पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में अमाउंट 5000 है तो आप 5000 का रिडक्शन देंगे, तो रिडक्शन जो होगा वो ऑन दी एक्चुअल अमाउंट पेड होगा, एक्चुअल अमाउंट पेड के हिसाब से ही डिडक्शन दिया जाएगा। और ग्रॉस सैलरी में उसे क्यों कब इंक्लूड करेंगे? अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो उसे ग्रॉस सैलरी में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। So the final calculation is the calculation of taxable salary. तो taxable salary क्या होगा? जो आपने gross salary calculate किया है उसमें से आप less करेंगे deductions under section 16. आज के इस वीडियो में हमने डिडक्शंस को ही डिटेल में कवर किया है, तो हमें पता है कि हमारे पास कितने डिडक्शंस अवेलेबल हैं, 3। सबसे पहला है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा है। अगर फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका 2018-19 है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो लिमिट था वो 40,000 था। अब जब फाइनेंशियल ईयर आपका 19-20 आ गया है, जिसका मतलब है कि असेसमेंट ईयर 2020-21, तो उस केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 है। ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो हर एम्प्लॉय को मिलेगा। एंड सेकेंड डिडक्शन जो है वो ऑन अकाउंट ऑफ क्या है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। याद रखना है कि ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये मिलता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दोनों को, दोनों के ही सैलरी में वो इंक्लूड होगा। लेकिन जो डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलेगा। जो डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसे मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। एंड हमारा नेक्स्ट डिडक्शन कौन सा था? एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स में याद रखना है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान देना है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है या एम्प्लॉय। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर पे कर दे रहा है एम्प्लॉयमेंट टैक्स को तो उसको पहले आप ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे एंड उसके बाद डिडक्शन देंगे। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो आपको उसे ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड नहीं करना है, वो सीधा अमाउंट जो है ग्रॉस सैलरी से आपको उस अमाउंट को डिडक्ट कर देना है। ठीक है, सो आई होप द एंटायर प्रोसेस इज वेरी सिंपल। इट्स जस्ट कि आपको सारे प्रोविजंस को याद रखना है। एंड आई होप this video is perfectly clear to you, and in case you have any doubt you can reach out to me through the comment section of the YouTube video. स्टूडेंट्स, मेरा एक सजेशन है कि आप टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करने से पहले परक्विजिट्स के वैल्यूएशन के बारे में, अलाउंसेस के टाइप्स जैसे पार्शियली एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, आप ग्रॉस सैलरी के सारे कंपोनेंट्स को पहले अच्छे से रिवाइज कर ले। जैसे हाउस रेंट अलाउंस क्या है, उसके एग्जेम्पशंस क्या है, अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर परक्विजिट मिल रहा है तो उसको कैसे वैल्यू करते हैं, कौन से अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड हैं। तो ये अगर आपको क्लियर आइडिया रहेगा तो आपका ग्रॉस सैलरी जो है वो सही आएगा। एंड उसके बाद जब उसमें से आप ये तीनों डिडक्शंस प्रोवाइड करेंगे तो आपका टैक्सेबल सैलरी जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले के जो वीडियोस हैं या आपने जो नोट्स बनाए हैं या आपके पास कोई किताब है तो आप जरूर से पहले सारे प्रोविजंस को रिवाइज कर लें एंड उसके बाद ही आप टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करने वाले क्वेश्चंस पे आगे बढ़ें।
ठीक है। और मैं बता दूं, हमने अभी तक के जो वीडियोस हैं इसमें हमने सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉइज को कवर किया है। अब जो वीडियोस आएंगे उसमें हम बात करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में, जैसे पेंशन है, ग्रेचुइटी है, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे अपने सबसीक्वेंट वीडियोस में। ठीक है, तो अभी तक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू मे गेट इन टच विथ मी थ्रू व्हाट्सएप or the comment section of the YouTube video. Thank you.